Hello students, and once again welcome back to your online class. Today we are going to begin with a new chapter, that is chapter number 4 of your supplementary reader book named Albert Einstein at School. So this story, Albert Einstein at School, is written by Patrick Pringle. Let's come to the first paragraph. The general inquiry about the person Albert Einstein. Albert Einstein, from 1879 to 1955, is regarded as the greatest physicist since Newton. In the following extract from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school. तो जो स्टोरी है वो एक ग्रेट फिजिस्ट के बारे में है, और वो फिजिसिस्ट कौन है? हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो जस्ट आफ्टर न्यूटन जाने जाते हैं अ फेमस साइंटिस्ट के फॉर्म में। और उन्हीं का ही एक नावल है जिसका नाम है द यंग आइंस्टाइन, और उस नावल में से एक एक्सट्रैक्ट किसने कैरी करा है? पैट्रिक प्रिंगल ने, द बायोग्राफर। एंड उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी हमारे सामने रखी है और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस रखे हैं कि जिसके कारण एल्बर्ट आइंस्टाइन को जर्मन स्कूल से निकाल दिया गया था। He got the expulsion. So what was the reason of his expulsion? We will come through it just in this story. So come to page number 25. In what year, Einstein asked the history teacher, did the Prussians defeat the French at Waterloo? I don't know, sir. Why don't you know? You have been told it often enough. I must have forgotten. Did you ever try to learn? Asked Mr. Braun. No, sir, Albert replied with his usual unthinking honesty. Why not? I can't see any point in learning dates. One can always look them up in a book. Mr. Braun was speechless for a few moments. तब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, दो पर्सन की कन्वर्जेशन है इन सिंगल लाइन जस्ट आफ्टर द अदर। मिस्टर ब्राउन जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के हिस्ट्री टीचर थे, एंड खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन की कन्वर्जेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। मिस्टर ब्राउन ने जनरली क्लास में जैसे हम कोई भी चैप्टर रीड करते हैं तो उसके मिडिल से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन से एक क्वेश्चन पूछा कि कौन से ईयर में प्रशियंस डिफीट करे गए थे, प्रशियंस ने फ्रेंच पीपल को डिफीट करा था एट वाटरलू। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक ऑनेस्ट आंसर दिया, मुझे नहीं पता। तो उस पर मिस्टर ब्राउन ने क्या बोला कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं क्लास में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ और तो भी तुम्हें नहीं पता। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि मैं भूल गया था सर। तब उन्होंने गुस्से में बोला, क्या तुमने कभी लर्न भी करा या इस चीज़ को लर्न करने की कोशिश भी करी है? तब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला, नो सर, विथ फुल ऑनेस्टी। और उनको ये नहीं पता था कि वो बिना सोचे समझे हर एक चीज़ का येस या नो में आंसर दे रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तब गुस्से में मिस्टर ब्राउन ने बोला, वाई नॉट। तब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह बोला कि इसमें कोई पॉइंट नहीं है कि हम हिस्ट्री की डेट्स को लर्न करें, और हम कभी भी अगर देखना चाहें तो हम बुक्स में देख सकते हैं, तो उसका गो थ्रू क्यों होना है जब हिस्ट्री जो है वो ऑलरेडी पास्ट हो चुकी है, बीत चुकी है, और फ्यूचर में उसका कोई काम नहीं है। तो जब भी हमें देखना होगा हम बुक्स के थ्रू उस डेट को देखकर कुछ टाइम के लिए मेमोराइज कर लेंगे, तो हम उसको पर्टिकुलरली क्यों याद रखें। इस बात पर मिस्टर ब्राउन स्पीचलेस हो गए और कुछ टाइम के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला एल्बर्ट आइंस्टाइन को, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। Coming to the next paragraph. You amaze me, Einstein, he said at last. Don't you realize that one can always look most things up in books? That applies to all the facts you learn at school. उन्होंने आइंस्टाइन को बोला, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया अपनी बातों से। तुम्हें ऐसा रियलाइजेशन कभी नहीं हुआ कि इंसान को कभी भी कुछ भी हेल्प चाहिए हो या किसी चीज़ को रिकॉल या रिवाइज करना हो तो हर बार वो बुक्स की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, क्योंकि बुक्स ही एक ऐसे रीज़न है जो आपको हर एक तरीके से नए नए फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। और जो भी चीज़ें आप स्कूल में लर्न करते हैं उन सब का रिविज़न कौन देता है? द बुक्स, जिनसे आपने वो चैप्टर लर्न करा है। यस सर, आइंस्टाइन का रिप्लाई क्या था? यस सर, बुक्स में फैक्ट्स होते हैं, ज़रूर होते हैं। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स।
फ्रेंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट। तब उन्होंने ये बोला मिस्टर ब्राउन ने कि जब आपको सब पता है कि बुक्स में लर्निंग फैक्ट्स होते हैं तो फिर जाकर इसका मतलब आपने ही कहीं ना कहीं उन फैक्ट्स को गहराई से लर्न करने की कोशिश नहीं करी है। तब एल्बर्ट ने बहुत ज़्यादा एक फ्रैंक नोट पर बोला फ्रेंकली सर आई डोंट, मीन्स हाँ मैंने खुद से ही कोई एफर्ट नहीं लगाया, ना मैं आगे लगाऊंगा। इस अकॉर्डिंग उन्होंने एक आंसर दिया फ्रेंकली सर आई डोंट। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तब जाकर मिस्टर ब्राउन ने और ज़्यादा गुस्से में पूछा, इसका मतलब आपको एजुकेशन पर बिलीव ही नहीं है, आप बुक्स या उससे रिलेटेड फैक्ट्स या नॉलेज के ऊपर ट्रस्ट करते ही नहीं हैं। ओ यस सर आई डू, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज़ एजुकेशन। तो उन्होंने बोला हाँ सर, मुझे इस तरीके का बिलीव बुक पर नहीं है कि हम कोई भी फैक्ट्स लर्न कर लें, उसको मेमोराइज कर लें, उसको मेमोराइज कर लें और हम बोलें कि ये एजुकेशन है। एजुकेशन रटना नहीं होता है फैक्ट्स को। दैट वाज द कंडीशन ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। Now come to next page, that is page number 26. Just a minute. In that case, said the history teacher with heavy sarcasm. अब हिस्ट्री टीचर ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करी विद अ हैवी सरकाज्म। सरकाज्म क्या होता है? अ वे ऑफ यूजिंग अनप्लेजेंट वर्ड्स फॉर मेकिंग फन ऑफ समबडी। जब आपको कोई पर्सन पसंद नहीं आता और कहीं ना कहीं आप उसको कुछ डायरेक्टली नहीं बोल पाते हैं, सो इनडायरेक्टली उसका मजाक उड़ाने के लिए कुछ ऐसे आप अनप्लेजेंट से वर्ड्स बोलते हैं जो उसको सुनने में अच्छा ना लगे, एक टोक की तरह। Perhaps you will be so kind as to tell the class the Einstein theory of education. उन्होंने बोला आपका एहसान होगा इस क्लास पर अगर आप बता दें कि आपके अकॉर्डिंग आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है। यहाँ पर बैठे सारे स्टूडेंट और टीचर्स को आप ये बता सकें कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। एल्बर्ट फ्लश्ड मतलब वो उस वक्त कुछ नहीं बोल पाया और अपना सर झुका के शर्म से वो खड़ा रहा, बिकॉज उस वक्त उसके पास कोई वर्ड्स नहीं था। उसको पता चल गया था कि सर उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और वो इस तरीके के कमेंट्स पास कर रहे हैं। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़, ही सेड। कुछ टाइम बाद एल्बर्ट ने फिर आंसर दिया कि मेरे अकॉर्डिंग हर एक चीज़ मैटर ऑफ फैक्ट्स पर डिपेंड नहीं करती है। मीन्स जैसा दिया हुआ है उसी को ही आप फॉलो अप करो, बट कुछ न्यू आइडियाज़ पर ही नॉलेज बेस्ड होती है। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मेन। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। तब उसने ये बोला कि सर मेरा मेन पॉइंट ये नहीं है कि मैं बैटल्स की डेट लर्न करूं और किस आर्मी ने किसको डिफीट करा, किसने किसको किल करा, कितने मेंबर्स किल हुए, बल्कि मेरा इंटरेस्ट उन आइडियाज़ या उन फैक्ट्स पर आएगा जिसमें ये बताया जाए कि आखिर उसमें सोल्जर्स क्यों एक दूसरे को मारना चाहते थे, रीज़न क्या था, फैक्ट क्या था जिसके कारण बार बार लड़ाइयाँ हो रही थी। दैट्स इनफ। मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल। We don't want a lecture from you, Einstein. You will stay in for an extra period today. Although I don't imagine it will do you much good. It won't do the school any good either. You are a disgrace. I don't know why you continue to come. अब जाकर मिस्टर ब्राउन की जो आंखें थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से एल्बर्ट आइंस्टाइन को देख रही थी एंड उन्होंने डांटने वाली एक टोन में बोला कि मुझे आपका और ज़्यादा कोई भी फर्दर लेक्चर नहीं सुनना है। आप ऑलरेडी अपनी लिमिट से ज़्यादा बोल चुके हैं और इसीलिए मैं आपको ये पनिशमेंट देता हूँ कि आप एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए स्कूल में रुकेंगे जब सारे बच्चे घर जा चुके होंगे। उन्होंने ये भी बोला कि मुझे ये लगता है कि आपको इस स्कूल में रुकना आपको कोई ज़्यादा अच्छा एफर्ट नहीं देगा और ना ही इस स्कूल को अच्छा लगेगा कि आप उसके पास एक्स्ट्रा आवर के लिए रुक रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे एक डिस्ग्रेस फील होता है तुमको देखकर। तुम खुद ही एक डिस्ग्रेस हो, मतलब एक इंसल्ट हो इस स्कूल के लिए, और मुझे समझ में नहीं आता तुम स्कूल में कंटिन्यू क्यों कर रहे हो आना। इट्स बेटर कि आप इस स्कूल से चले जाओ। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। एल्बर्ट ने क्या बोला? ये मेरा डिज़ायर है, मेरी विश नहीं है कि मैं स्कूल में आके पढ़ रहा हूँ। Then you are an ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself. I suggest you ask your father to take you away.
तब मिस्टर ब्राउन ने बोला कि तुम एक बिना पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने वाले या थैंकलेस बॉय हो, जिसको पेरेंट्स को थैंक यू भी नहीं बोलना आता कि उन्होंने तुमको इतने अच्छे स्कूल में डाला, और तुमको खुद के ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम इस स्कूल में प्रॉपरली नहीं पढ़ पा रहे हो, इसलिए तुम अपने फादर को बोलो कि वो अभी के अभी तुमको इस स्कूल से निकाल कर ले जाए। Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day, most days were bad now. Anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning. He only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. He knew what the answer would be. He would have to stay until he had taken his diploma. एल्बर्ट उस दिन बहुत ज़्यादा दुखी होकर अपने घर गए, और सिर्फ इसलिए नहीं कि आज का दिन उनका स्कूल में बुरा गया था, बल्कि इसलिए कि लगभग उनके हर एक दिन स्कूल में अब इसी तरीके से बुरे जाने लगे थे। कोई उनकी बात को नहीं समझ सकता था और ना ही वो किसी और की बात को अपने माइंड में इजीली ग्रैब कर पा रहे थे। और उनका मूड इसलिए भी ख़राब था क्योंकि उनको ये पता था कि अगले दिन फिर से सुबह विदाउट एनी लीव इसी जगह वापस आना पड़ेगा जिस प्लेस से वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग भी उनकी शुरुआत उसी प्लेस से होगी। उनका फिर से मन हुआ कि वो अपने फादर से बात करें कि उनको इस स्कूल से ले जाया जाए, बट उनके फादर से पूछने का कोई पॉइंट नहीं था क्योंकि पहले ही उनके फादर मना कर चुके थे कि वो इस स्कूल से तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि यहाँ पर वो डिप्लोमा नहीं कर लेते। मीन्स लाइक आप 10th क्लास स्टडीज़ करते हैं, तो इस अकॉर्डिंग डिप्लोमा के पहले वो इस स्कूल को छोड़कर नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। Coming to the next paragraph. Going back to his lodgings did not cheer him up. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. He did not mind the bad food and lack of comfort, or even the dirt and squalor, but he hated the atmosphere of slum violence. His landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and beat her. अब यहाँ जाकर एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक और प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम क्या थी? वो जिस एरिया में रहते थे वो एरिया उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो एक ऐसा स्लम एरिया था जहाँ पर वो सिर्फ पढ़ने के लिए रुके थे विदाउट हिज फैमिली, एक सिंपल रूम में, एक पुअरेस्ट क्वार्टर में, जो कि म्यूनिक का एक क्वार्टर था जहाँ पर वो रहते थे और पढ़ते थे। और वो भी इसलिए क्योंकि उनके फादर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनको एक अच्छा हॉस्टल रूम प्रोवाइड कर सकें जस्ट फॉर स्टडीज़। और वहाँ पर उनको अनकंफर्टेबल क्यों लगता था? उनको बुरे खाने से या खाना ना मिलने से या कम मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ना ही उनको धूल मिट्टी डस्ट से कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन जहाँ वो रहते थे वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ही वायलेंट था। हर दिन लैंड लेडी अपने बच्चों को मारती थी या अपना गुस्सा उतारती थी, और हर सैटरडे जब उनका हस्बैंड ड्रिंक करके आते थे तो वो उस लेडी को मारते थे। तो एवरी डे देयर वॉज अनप्लेजेंट एनवायरनमेंट। हर कोई एक दूसरे को मारता है, चिल्लाता है, रोता है, और इस अकॉर्डिंग की सारी वायलेंस वहाँ पर क्रिएट होती है। बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग। अब यहाँ पर एल्बर्ट ने ये सारी बातें किससे डिस्कस करी? अपने बेस्ट फ्रेंड यूरी से। तो यूरी ने ये बोला, एटलीस्ट यू शुड बी थैंकफुल कि तुम्हारे पास खुद का एक पर्सनल रूम है। और ये सब उसने कब बोला? जब एल्बर्ट ने उसको वहाँ बुलाया था अपने रूम में, अपने स्लम में, एरिया में, जहाँ पर यूरी आया था और दोनों की बातचीत हो रही थी। एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, एल्बर्ट ने बोला, मेरे से ज़्यादा लकी तुम हो। तुम लोग भले ही पुअर स्टूडेंट्स हो जो एक जगह रह रहे हो, लेकिन कम से कम वहाँ सारे पढ़े लिखे मैनरफुल सिविलाइज ह्यूमन बींग्स तो हैं। They are not all civilized, Yuri replied. Did you not hear that one of them was killed last week in a duel? तब यूरी ने बोला, तुम्हारे कहने से वो सिविलाइज नहीं बन जाते। क्या तुमने सुना नहीं कि लास्ट वीक ड्यूअल में नॉर्मल जो दो जनों के बीच में फ़ाइट होती है उसमें एक पर्सन ने दूसरे को मार दिया जिसका कोई पनिशमेंट या कोई सज़ा भी नहीं है। एंड व्हाट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम? तब एल्बर्ट ने यही पूछा कि जिसने मारा उस पर्सन का क्या हुआ? मतलब उसको तो पनिशमेंट या सज़ा मिलनी चाहिए थी। नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट।
His only worth is that the authorities have told him not to fight any more duels. He is upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. तब यूरी ने बोला वो पर्सन तो अपने प्राउड में इतना ज़्यादा फुलफिल्ड है कि उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। अथॉरिटी मेंबर्स ने हर बार की तरह उसको इस बार भी वॉर्न कर दिया कि अब आगे से और कोई भी ड्यूल नहीं खेलेंगे। लेकिन उस पर्सन का अपसेट होने का रीज़न ये था कि उसके चेहरे पर एक सिंगल निशान भी नहीं आया फाइट करने पर। मतलब वो इतना स्ट्रांग है कि दूसरा पर्सन उसके आगे टिक नहीं सकता या उसके ऊपर ज़रा सा भी हाथ नहीं उठा पाता। तो इसलिए वो किसी और को कुछ टाइम तक के लिए अपना वो बैज ऑफ ऑनर या रिस्पेक्ट का साइन नहीं दिखा पाएगा कि वो उस मैच में जीता है। एक्सप्लेन एल्बर्ट एंड दीज आर द स्टूडेंट्स। एल्बर्ट ने एकदम से एक्सक्लेमेशन फॉर्म में बोला, और ये स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट होने के बाद इतना ज़्यादा लड़ रहे हैं और एक दूसरे को किल कर रहे हैं, और तो भी उनको अपने बैज ऑफ ऑनर की चिंता है। वेल यू विल बी ए स्टूडेंट वन डे सेड यूरी। और ये स्टूडेंट की बात हो रही है, द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। तो यूरी ने बोला तुम भी एक दिन स्टूडेंट ज़रूर बनोगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 27। आई डाउट इट सेड एल्बर्ट क्लमली। अब एल्बर्ट ने बहुत ज़्यादा सैड टोन में बोला कि मुझे डाउट है कि मैं कभी एक लकी स्टूडेंट बन पाऊँगा या नहीं। मुझे वो स्टूडेंट बैच या स्टूडेंट के नेम से बुलाया भी जाएगा या नहीं। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। एंड उनको यही चिंता थी कि मुझे लगता ही नहीं है मैं कभी स्कूल का डिप्लोमा क्रॉस कर पाऊँगा और इस स्कूल से बाहर निकल पाऊँगा एज स्टूडेंट। He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. ये सारी बातें जो उन्होंने म्यूनिक अपने फ्रेंड यूरी से शेयर करी थी, यही बातें उन्होंने अपनी क्लोज कज़न एल्सा को भी बताई जब वो म्यूनिक में आई थी एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलने। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस। नॉर्मली एल्सा कहाँ रहती थी? बर्लिन में, जहाँ पर उसके फादर का अच्छा सा एक बिजनेस सेटअप था। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स एल्बर्ट if you tried, she said. I know lots of boys who are much more stupid than you are who get through. They say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught. Just be able to repeat it in the exams. यहाँ पर एल्सा ने बातों ही बातों में एल्बर्ट को क्या बोला कि वो एक फूल है, वो एक स्टूपिड है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उससे भी ज़्यादा स्टूपिड है, बट तो भी वो एग्ज़ाम क्रॉस कर लेते हैं जस्ट बिकॉज वो यही अपने माइंड में फीड कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं कि उन्होंने किसी के फैक्ट के बारे में ज़्यादा उनको जानने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ फर्दर समझने की। उनको एग्ज़ाम पास करने के लिए क्या चाहिए? हर एक चीज़ को रिपीट करना है, इतने अच्छे से मेमोराइज़ करना है कि जो भी उनको नोट्स में लिखाया गया है या जो भी बुक में है एज इट इज़ वो कॉपी कर सकें, और यही उनका बेस्ट की है टू पास द एग्ज़ाम। दैट्स द होल ट्रबल सेड एल्बर्ट, आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। एल्बर्ट ने बोला मेरे लिए तो सबसे बड़ा ट्रबल यही है कि मैं चीज़ों को इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से मेमोराइज़ नहीं कर सकता कि मैं उनको भूलूँ ही ना, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उनमें है ही नहीं। वो आइडियाज़ बेस्ड नॉलेज चाहते थे, जनरली बुक बेस्ड नॉलेज कभी भी नहीं। देन एल्सा टोल्ड, यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, एनीवन कैन लर्न लाइक अ पैरट, यू जस्ट डोंट ट्राई, एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म, एडेड एल्सा। What is the one you are reading? एल्सा ने बोला तुम्हें स्टडीज़ में अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एक पैरट या तोता बनने की ज़रूरत है जो हर एक चीज़ को रटे और बोले और वही चीज़ वो रिपीट करके एग्ज़ाम में लिख कर आए। लेकिन तुम ये चीज़ें ट्राई नहीं करते हो, इसलिए तुम कह रहे हो कि तुम लर्निंग में अच्छे हो ही नहीं। और अगर तुम बुक्स पढ़ने में या लर्निंग में अच्छे नहीं हो तो हर बार तुम्हारे आर्म्स के नीचे एक बुक क्यों रहती है? ये चीज़ें एल्सा ने ऐड करी एल्बर्ट से पूछने के लिए। सो वॉट इज़ द वन यू आर लर्निंग? कौन सी बुक है जो तुम अच्छे से रीड कर रहे हो? अ बुक ऑन जियोलॉजी। एल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन सी बुक पसंद थी? रिलेटेड टू जियोलॉजी, अर्थ की नॉलेज। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? तब एल्सा पूछती है तुम जियोलॉजी पढ़ते हो, मतलब सारी के सारे रॉक्स, मटेरियल, ये सब सैंड, सॉइल, क्या तुम उन सबको लर्न करते हो? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल में साइंस थी ही नहीं।
जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट था वो सब्जेक्ट उनके स्कूल में उस टाइम पर था ही नहीं, इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को चांस नहीं मिलता था कि वो साइंस या कोई भी ऐसी फर्दर डिटेल पढ़ सके। देन व्हाई आर यू स्टडिंग इट? तब एल्सा ने जनरली पूछा, फिर तुम उस बुक को क्यों पढ़ते हो? बिकॉज आई लाइक इट। इजंट दैट अ गुड इनफ रीज़न? फिर एल्बर्ट ने बोला, क्योंकि मुझे वो बुक पसंद है। और क्या ये बहुत अच्छा रीज़न नहीं है कि मैं बुक को क्यों पढ़ता हूँ? देन एल्सा साइड। व्हाट इज साइड? एक लंबी गहरी सांस लेना जिसमें आप किसी को कुछ बोल ना पाओ और आप अपने काफ़ी बार गुस्से को दबा दो। You are right, of course, Albert, she said, but it won't help you with your diploma. अब एल्सा ने बोला, हो सकता है तुम्हें लगे कि तुम यहाँ पर सही हो, बट इस चीज़ से तुम्हें तुम्हारा डिप्लोमा नहीं मिलेगा क्योंकि तुम अपने सब्जेक्ट की तो बुक्स पढ़ ही नहीं रहे हो। Apart from books on science, his only comfort was music and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. अब साइंस की बुक के अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन का मूड कौन सही कर सकता था? None other, no a person is not there but only music. उनका जो भी मूड था, मूड स्विंग जो भी चेंज होते रहते थे, वो तभी अपने आप को कंफर्टेबल फील करते थे जब वो जियोलॉजी बेस्ड बुक को रीड कर लें और म्यूज़िक प्ले करें। और वो प्ले क्या करते थे? वायलिन। और तब तक प्ले करते थे जब तक उनकी लैंडलेडी खुद से बोलती नहीं थी उनको कि अब वो स्टॉप कर दें ये सारी आवाज़ें। दैट wailing गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी सेड. There is enough noise in this house with all the kids howling. वो लैंडलेडी हर बार बोलती थी, वायलिन ऐसा लगता है जैसे कोई रो रहा हो। और वो वेलिंग, वो रोने की आवाज़ मेरे नर्व्स को छू जाती है, मेरी नसों में दौड़ने लगती है। और वैसे ही इस घर में इतनी आवाज़ें, हर एक किड यहाँ पर चिल्लाता है, हाउल करता है, ये नॉइसफुल हाउस है, तो मुझे एक और म्यूज़िक का टोन नहीं चाहिए। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. एल्बर्ट उस टाइम पर तो काफ़ी कुछ बोलना चाहता था उस लेडी को कि हाउल कहाँ से आता है कहाँ से नहीं, और इस चीज़ के वो मूड में थे कि वो हर एक चीज़ क्लियर कर लें कि नॉइज़ उनकी तरफ से नहीं, उनकी उस लेडी की फैमिली की तरफ से आती। बट उस वक्त एल्बर्ट को लगा वैसे ही उनका मूड अच्छा नहीं है या टाइम सुटेबल नहीं है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और यही चीज़ उन्होंने फाइनल डिसीजन में अपने पास रखी। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. I must get away from here, he told Yuri. After 6 months alone in Munich. It is absurd that I should go on like this. In the end, it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. It will be better for all if I stop now. एल्बर्ट ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में क्या बोला अपने बेस्ट फ्रेंड यूरी को कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। 6 मंथ्स के बाद मुझे इस म्यूनिक को छोड़कर चले जाना चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए एक एब्सर्ड सिचुएशन है, एक बकवास, एक सिली सिचुएशन है जिसके आगे मैं कभी बढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। और अब जाकर मुझे ये फीलिंग आने लगी है कि एंड क्या होगा इस चीज़ का, मैं डिप्लोमा भी क्रॉस नहीं कर पाऊँगा एंड अभी तक जो भी फादर की मनी है वो मैं वेस्ट कर रहा हूँ और यही इसका एंड रिज़ल्ट होगा। तो ये सबके लिए अच्छा डिसीजन होगा कि मैं यहाँ पर ही रुक जाऊँ और आगे की स्टडीज़ करूँ ही ना। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड। तब यूरी ने बोला कि फिर तुम इसके बाद क्या करोगे, कभी सोचा है? आई डोंट नो, इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक अनलेस। हिज आइज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला, मुझे पता नहीं चल रहा, अगर मैं दोबारा अपनी फैमिली के पास जाऊंगा मिलान में तो मेरे फादर मुझे यहाँ पर दोबारा भेज देंगे म्यूनिक में, और इस चीज़ से मैं काफ़ी घबराता हूँ कि मुझे यहाँ वापस नहीं आना। और बातों ही बातों में उनको एक आइडिया आया, उनकी आंखें एक आइडिया से चमक गई, इट ग्लीम्ड। और वो आइडिया क्या था? उन्होंने यूरी से पूछा कि क्या तुम ऐसे फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो जो मेरी हेल्प कर सके? I know a lot of medical students and some of them are friendly, said Yuri. Doctor? No, I have never had enough money to go to one. Why? यूरी ने ये बोला कि काफ़ी सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिनका मैं फ्रेंड रह चुका हूँ या जिनको मैं जानता हूँ, पर मैं कभी किसी डॉक्टर को मैंने विज़िट नहीं करा, और वो भी सिर्फ एक ही रीज़न था उनको विज़िट ना करने का कि मेरे पास कभी इतनी मनी थी ही नहीं।
बट तुम्हें डॉक्टर क्यों चाहिए? वाई? सपोज, सेड एल्बर्ट, दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन. Suppose a doctor would say it's bad for me to go to school and I need to get right away from it. एल्बर्ट के मन में क्या चल रहा था कि एक डॉक्टर खुद से बोल दे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन किससे भुगत रहे हैं? नर्वस ब्रेकडाउन को. मीन्स उनकी नर्व्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई हैं, द ब्रेन नर्व्स. एंड वो डॉक्टर ये भी बोल दें कि मेरे लिए ये सही नहीं है कि मैं स्कूल में जाऊँ और इसीलिए मुझे स्कूल से राइट अवे निकाल दिया जाएगा और मेरे फादर को भी एक्सप्लेनेशन देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28. I can't imagine a doctor saying that, said Yuri. I must try, said Albert, to find a doctor who specializes in nerves. यूरी ने बोला, जितना तुम बोल रहे हो उस अकॉर्डिंग मैं किसी भी एक डॉक्टर को नहीं जानता हूँ. तो एल्बर्ट ने बोला कि मैं ट्राई करूँगा एक ऐसे डॉक्टर को ढूंढने का जो कि नर्व्स में स्पेशलाइज्ड हो, जो नर्व्स की सारी कंडीशन या सिचुएशन को जाने. देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम. He hesitated for a moment and then added rather reluctantly, I will ask some of the students if they know one if you like. यूरी पहले तो बोलता है कि ऐसे तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं, बट वो इस चीज़ में भी हेजिटेट हुआ कि क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन को उसको ऐसे डॉक्टर्स के बारे में बताना चाहिए या नहीं. बट तब जाकर भी उन्होंने ये बोला कि मैं एक बार, मतलब उनका मूड नहीं था हाँ करने का, बट एक रिलक्टेंट फॉर्म में उन्होंने बोला कि मैं अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए ये भी ट्राई करूँगा. मैं सारे डॉक्टर स्टूडेंट्स जो भी हैं उनसे पूछूंगा क्या वो किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हैं जो हमारी हेल्प कर सके. विल यू? और थैंक यू यूरी. एल्बर्ट्स आइज वर शाइनिंग. एल्बर्ट इसी बात से खुश था कि एटलीस्ट उनका एक फ्रेंड तो है जो उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हुआ. तो इस चीज़ के लिए एल्बर्ट ने यूरी को थैंक्स बोला. वेट अ मोमेंट, I haven't found one yet. Oh, but you will. यूरी ने बोला, अभी थैंक्स मत करो क्योंकि अभी तक मैंने एक भी डॉक्टर को सर्च नहीं करा. बट एल्बर्ट को ट्रस्ट था कि यूरी ये काम कर देगा. एंड इफ आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू. अब यहाँ पर यूरी ने क्या बोला, हो सकता है मैं एक डॉक्टर ढूंढ लूँ बट मुझे ये नहीं पता क्या वो तुम्हारी हेल्प करेगा या नहीं. He will, declared Albert. I am going to have a real nervous breakdown to make it easier for him. He laughed merrily. यहाँ पर एल्बर्ट इतने ज़्यादा नर्वस हो चुके थे, इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे कि उन्होंने बोला कि डेफिनेटली एक डॉक्टर तो मिल ही जाएगा और नहीं मिला तो मुझे रियली एक नर्वस ब्रेकडाउन जल्दी से होने वाला है जिसमें मेरी ब्रेन की नर्व्स काम करना बंद कर देंगी. तो उन डॉक्टर के लिए ईजी होगा ये कमेंट मेरे लिए करना. और इस चीज़ को लेकर एल्बर्ट बहुत ज़ोर से लाफ करने लगे. आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी. यूरी ने समझ लिया कि उसका फ्रेंड जब लाफ्टर दे रहा है वो साइन सही नहीं है, वो हद से ज़्यादा नर्वस है फ्रॉम इनसाइड. इसलिए यूरी ने बोला कि मैंने तुमको इससे ज़्यादा नर्वस कभी भी नहीं देखा. अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एल्बर्ट अश्योर्ड हिम. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि स्कूल में 1 या 2 दिन भी अगर उन्होंने ऐसे ही बिताए तो डेफिनेटली उनका नर्वस ब्रेकडाउन बहुत जल्दी होने वाला है और वो नर्वस ब्रेकडाउन हर एक डॉक्टर को ईजिली दिख जाएगा टू मेक अ रिपोर्ट. Certainly he has lost his high spirits when Yuri saw him next. I can't stand it any longer, he said. I really shall have a nervous breakdown that will satisfy any doctor. यूरी को समझ में आ गया था कि एल्बर्ट अपनी सारी हिम्मत, सारी स्पिरिट्स खो चुके हैं एंड अब सोसाइटी को या स्कूल के सारे मेंबर्स को डील करना उनके हाथ में नहीं है. और तब जाकर एल्बर्ट ने रिपीट करा यूरी के सामने कि मैं अब ये सारी सिचुएशन और ज़्यादा नहीं झेल सकता और मुझे काफ़ी जल्दी नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है जो कि डॉक्टर्स की सारी डिमांड्स को सेटिस्फाई कर देगा और किसी भी डॉक्टर को झूठी रिपोर्ट नहीं बनानी पड़ेगी. कीप इट अप, देन सेड यूरी, आई फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू. तब जाकर यूरी ने बोला कि ये सब अपने पास ही रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा और मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया. यू हैव? एल्बर्ट्स फेस लिट अप. ओह गुड. When can I see him?
एल्बर्ट ने एक्साइटमेंट में बोला कि तुमने एक डॉक्टर ढूंढ लिया, और इस अकॉर्डिंग उनका फेस ब्राइटली शाइन हो गया और ये भी बोला कि बहुत अच्छी बात है, अब मैं उनको कब मिल सकता हूँ। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टमोरो इवनिंग, यूरी सेड, हियर इज़ द एड्रेस। तब यूरी ने बोला कि उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक कर दिया एल्बर्ट का विद द डॉक्टर एंड पूरी एड्रेस उनको दे दी। ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, उन्होंने एल्बर्ट को इसी बात पर वो एड्रेस वाला पेपर दे दिया। डॉक्टर अर्नस्ट वेल, इज ही स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स, आस्क्ड एल्बर्ट। अब एल्बर्ट ने पूछा उस डॉक्टर का नाम क्या था, डॉक्टर अर्नस्ट वेल, तो क्या वो स्पेशलाइज्ड है नर्वस ट्रबल्स को दूर करने में? Not exactly, Yuri admitted. As a matter of fact, he only qualified as a doctor last week. You may even be his first patient. अब यूरी ने क्या बोला कि वो ऐसे डॉक्टर हैं जिसने लास्ट वीक ही अपनी पूरी क्वालिफिकेशन या अपनी डिग्री को हासिल किया है, और हो सकता है तुम उनकी क्लिनिक में एक पहले पेशेंट हो। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन। तब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूछा कि तुम काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर स्टूडेंट को जानते हो, तो तुम उनको शायद तब से जानते होगे जब से वो डॉक्टर स्टूडेंट रह चुके होंगे। मीन्स द पर्सन हु इज स्टडिंग द डॉक्टर फॉर्म। आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। ही इज़ नॉट अ फूल, ही वॉन्ट एल्बर्ट। व्हाट डू यू मीन? तब यूरी ने एल्बर्ट को बोला कि डॉक्टर अर्नेस्ट को वो काफ़ी टाइम से जानता है, और वो ऐसे डॉक्टर नहीं है जिनको तुम इजीली फूल बना सको। ही इज़ वेरी स्मार्ट। तब जाकर एल्बर्ट ने डिटेल में पूछा कि तुम्हारा मतलब क्या है। डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, दैट्स ऑल। बी फ्रैंक विथ हिम, बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट वॉट यू हैवंट। नॉट दैट यू हैव डिसीव एनीवन, यूरी एडेड, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर। यूरी ने बोला, आप डॉक्टर की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। वो इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं कि वो समझ जाएंगे कि आप उनको झूठ बोल रहे हैं, इसलिए जो भी है उनके साथ फ्रैंकली बात करना, प्रिटेंड मत करना, और जो डिसीज़ आपको नहीं है उसके बारे में बिल्कुल भी मत बताना, और ये भी मत बोलना कि तुम किसी को धोखा देने वाले हो, क्योंकि तुम उनको तो बिल्कुल भी धोखा नहीं दे पाओगे, चाहे तुम वर्ल्ड के बेस्ट लायर क्यों ना हो। मीन्स द वर्स्ट लायर, सॉरी, नॉट द बेस्ट बट द वर्स्ट लायर। एल्बर्ट झूठ नहीं बोल पाते थे और इसलिए उनका झूठ ईजिली पकड़ा जा सकता था। सो यूरी जस्ट एडवाइस एज अ बेस्ट फ्रेंड कि आप डॉक्टर के सामने सब कुछ सच बोलना, उनको धोखा देने की कोशिश मत करना, वो आपका झूठ कैच कर लेंगे। एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग what to tell the doctor. When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he really was quite nervous. एल्बर्ट उस पूरे दिन इवनिंग का वेट कर रहा था कि वो डॉक्टर को क्या बोलेगा, क्या वो उसकी हेल्प करेंगे या नहीं, और जब अपॉइंटमेंट का टाइम आया तब उस टाइम पर एल्बर्ट नर्वसनेस को फील कर रहे थे और वो सीरियसली उस दिन काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे। With this, we are ending our first part of the story class. Tomorrow we will continue with the same story. Till then, thank you and have a nice day.